हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं पेपर कोड G472 की थ्योरी। बुक का नाम हो जाएगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर सेंड कर दी है, या तो आप पीडीएफ से पढ़ लो या फिर इस वीडियो से पढ़ लो। तो हम उन पॉइंटों को कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और इस पीडीएफ में वही पॉइंट लिए आप एक बार रिवीजन कर जरूर जाएं। तो देखते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। और हम इसी तरीके से सभी वीडियो की महामैराथन और थ्योरी की वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। बुक का नाम हो जाएगा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसकी फर्स्ट यूनिट देखने वाले हैं। पहली यूनिट है इसकी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये बुक का नाम है। पहली यूनिट है सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक। तो इसको देखते हैं। इन पॉइंटों में से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं, तो आप इन पॉइंटों को पढ़कर जाएं। तो राष्ट्रवादी विचार इनके स्वामी दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। उनके राष्ट्रवाद की नींव अध्यात्म पर आधारित थी। उन्होंने भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा निम्न में से किन्होंने दी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा दी। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उनका व्यक्तिगत प्रतिभा संपन्न सशक्त था। स्वामी दयानंद भारतीय इतिहास में सृजनात्मक प्रतिभा संपन्न युग निर्माता हुए हैं। स्वामी दयानंद ने एक ओर शांति साधना, अभ्यास तथा वैराग्य से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, तो दूसरी ओर अपनी शक्ति का जन कल्याण तथा मानव परमार्थ में भी व्यापक आंदोलन संचालित करके योगदान दिया। स्वामी दयानंद के राष्ट्रवाद को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो जो इनके बिंदु हैं वो इस टाइप से हैं। पहला है शक्ति योग यानी शरीर योग की आराधना, आप इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा हो जाएगा मनोयोग तथा विज्ञान योग की आराधना। तीसरा हो जाएगा आत्मयोग की आराधना। और चौथा हो जाएगा राष्ट्रवाद एवं मनोवैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक वृत्ति। आप इनको एक बार रिवीजन कर जाएं। पांचवा कर्म योग तथा वेदांत का समन्वय। अगला हो जाएगा शक्तिवाद तथा विनयवाद का समन्वय। अगला पॉइंट है हमारा ज्योतिबा फूले। तो भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक माली दंपति गोविंदराव चिमड़ाबाई के परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा कि ज्योतिबा फूले का जन्म किस सन में और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक माली परिवार में हुआ था। फूल पैदा करना तथा उससे माला, गुलदस्ते, तकिए, गद्दे आदि बनाकर बेचने का कार्य करना इनका व्यवसाय था। फूले का यानी फूलों का व्यवसाय करने से इनके नाम की उपाधि फूले पड़ी। ज्योतिबा के बड़े भाई राजाराम ने पेशवाओं ने इनके पूर्वजों को 35 एकड़ भूमि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की थी, परंतु परिवार के बुजुर्ग रोनोजी ने अपने भाई कृष्ण और गोविंद को घर से निकालकर जमीन पर कब्जा कर लिया था। फिर आगे को देखते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1836 ईस्वी में गांवों में स्कूल स्थापित होने लगे। ब्रिटिश शासकों को भारत के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना था,
क्योंकि उनसे उसके कार्य करवाना था। साथ ही यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना था और हिंदी साहित्य यानी हिंदी इसलिए पढ़ना था कि उसमें अंग्रेज लोग दक्ष विद्वान होकर भारत पर राज कर सकें। ब्रिटिश राज में 1821 ईसा में पूना में हिंदू कॉलेज खोला गया, जिसे संस्कृत कॉलेज भी कहते। उसमें केवल ब्राह्मण छात्र ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ब्रिटिश राज ने इसलिए मिशनरियों द्वारा कई स्कूल स्थापित किए जिनमें अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। ब्राह्मण समाज इससे कतराता था। यदि कोई ब्राह्मण बालक अंग्रेजी पढ़ने जाता तो अन्य ब्राह्मण उससे घृणा करते थे। आगे देखते हैं। इसी तरह 13 वर्षीय बालक ज्योतिबा की शादी 9 वर्षीय लड़की सावित्रीबाई से हुई। यानी 13 वर्षीय बालक ज्योतिबा की शादी 9 वर्षीय लड़की सावित्रीबाई से हो गई, यानी कर दी गई, जो कि सतारा जिले में खंडाला तहसील के नया गांव के खंडोजी निवासी पाटिल की पुत्री थी। दोनों विवाह का मतलब नहीं समझते थे। ज्योतिबा ने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी पढ़ाई बंद नहीं की। दिन में वह फुलवारी में कार्य करता था या कार्य करते और रात में दीपक की रोशनी में किताब पढ़ते थे। पढ़ने के प्रति उसके असाधारण लगाव और लगन पर कई विद्वान एक पड़ोसी उसकी तरफ आकर्षित हुए। इन लोगों ने गोविंदराव को शिक्षा के महत्व के बारे में जोरदार ढंग से समझाते हुए और ज्योतिबा के उज्जवल भविष्य के लिए पुनः स्कूल में दाखिल के लिए प्रेरित किया। इस तरह ज्योतिबा की लगन और प्रतिभा को देखकर उन दोनों विद्वान मित्रों की सलाह पर गोविंदराव 1841 ईस्वी में 14 वर्षीय ज्योतिबा को पुनः मिशन स्कूल में दाखिल करा दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले इस बालक ने अपने अध्ययन में गहरी रुचि दिखाई। अपने स्कूली जीवन में उसकी मित्रता सदाशिव बलाल गोवांडे से हुई, जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था। घरेलू परिवेश के साथी मुस्लिम लड़के थे, जिनकी संगति में ज्योतिबा ने हिंदुत्व के नाम पर की जा रही चालाकी और अत्याचारों के बारे में जाना। ज्योतिबा और उसके मित्र सदाशिव बलाल गोवांडे ने शिवाजी और जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनियां पढ़ी। उनकी बहादुरी, देश प्रेम और उच्च आदर्शों के बारे में पढ़कर उनके जैसे ही अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने थॉमस पेन की महान किताब राइट्स ऑफ मैन का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि थॉमस पेन की महान किताब कौन सी थी? तो राइट्स ऑफ मैन, ये इनकी किताब थी। उन्होंने लहूजी भाई मांगजो अछूता से तलवार चलाना सीखा। गोवांडे 1843 ईस्वी में, इसको आप पढ़ लेना। अगला है आपका राष्ट्रवादी स्वामी विवेकानंद, इसमें आएंगे। इनके राजनीतिक विचार। व्यक्ति तथा राज्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का मत व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के विश्लेषण से प्रारंभ होता है। उनका मत था कि सृष्टि के निर्माण के पश्चात पहले जो कानून समाज में अस्तित्व में आए वे ईश्वरकृत थे। ग्राम पंचायतों की संस्था इस रूप में ऐसी प्रथम संस्था थी जिसमें शासित को शासन होने का अभाव हुआ। शासन की मौलिक अथवा मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत थी। क्रमिक रूप से विकास के परिणाम स्वरूप इसने राज्य का स्वरूप धारण कर लिया तथा इसका निरंतर विकास होता चला गया। इसको आप एक बार पढ़ लें। महर्षि अरविंद घोष को पढ़कर जाएं। हिंसक राष्ट्रवाद से विरत थे, गर्मपाती विचारधारा के प्रणेता थे। कौन?
अरविंद महर्षि अरविंदो घोष। राष्ट्रवाद धर्म के रूप में, राष्ट्रवाद देवी स्वरूप की अभिव्यक्ति, प्राचीन गौरव के प्रति वशीभूत। आप इनको एक बार रिवीजन कर जाएं। राष्ट्रवाद सार्वभौमिकवाद से प्रेरित। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। इनके राजनीतिक विचार देखते हैं। लोकमान्य तिलक आधुनिक भारत के महानतम निर्माता थे तथा वे भारतीय इतिहास की एक महान विभूति थे। राजनीतिक दार्शनिक के रूप में तिलक ने हमें राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया। उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत पाश्चात्य तथा प्राच्य विचारकों के सिद्धांत का समन्वय था। राजनीतिक के संबंध में उन्होंने आदर्शवादी मार्ग ने अपनाकर यथार्थवादी मार्ग अपनाया। तिलक ने भारत में भिक्षावृत्ति की नीति पर आधारित उदारवादियों ने वैधानिक आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस और जुझारू राष्ट्रीय प्रवृत्ति ने उन्हें स्वतंत्र भारत के निर्माताओं में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। अगला है तिलक का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान। तो स्वराज का संदेश, इसको एक बार पढ़ेंगे। स्वराज का संदेश। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता में स्वराज का नारा देने वाले तिलक सर्वप्रथम व्यक्ति थे। वे पहले राष्ट्रीय नेता थे तथा उन्हें प्राणों से भी प्यारा था। स्वराज की अवधारणा उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। डॉक्टर बीपी वर्मा के अनुसार जिस समय देश में उदासीनता, अंग्रेज के समक्ष दीनता का भाव और निराशा का राज्य था, वे स्वराज के संदेशवाहक के रूप में प्रकट हुए। उनकी स्वराज संबंधी धारणा टी.एस. ग्रीन तथा रूसी की धारणा का मिश्रण है। उन्होंने स्वराज की मांग को नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक आधार पर न्यायोचित ठहराया। वे स्वराज को भारत के अस्तित्व और समृद्धि के लिए आवश्यक मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, यदि स्वराज ने मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उन्होंने सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीयों को मंत्र दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये इन्होंने दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया। उसके बाद स्वराज तिलक का एकमात्र तत्कालिक लक्ष्य था। उनका यह वाक्य, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, भारतीय राजनीति के प्रेरक सूत्र बन गया तथा तिलक ने मांडले जेल से लौटने पर स्वराज का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। इसके लिए उन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट्स प्रारंभ किया। वे समय और परिस्थितियों को पहचानते थे। उनका विचार था कि अब छोटे छोटे सुधारकों से राष्ट्र का हित नहीं हो सकता, अतः भारतवासियों को स्वराज मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की, स्वराज अथवा स्वशासन की मांग का समय आ गया है। छोटे छोटे सुधारों से अब काम नहीं चलेगा। वर्तमान प्रशासन व्यवस्था राष्ट्र के विनाश के लिए उत्तरदायी है। या तो इसमें सुधार होना चाहिए अथवा यह समाप्त होनी चाहिए। उनका मत था कि स्वतंत्रता से ही सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक प्रगति संभव है। वे स्वराज को राजनीतिक धारणा के साथ साथ एक धर्म भी मानते थे, जिसके लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। स्वराज के प्रति साधना इन्होंने की, कर्म साधना पर बल, जनशक्ति को मान्यता देना, भारतीय उत्सवों का पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के जनक, आप इसको देख सकते हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा पर बल। अगला हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक चिंतन में योगदान। तो राजनीतिक चिंतन में योगदान देने वाले थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में उदारवादियों के सिरमौर थे। उनकी महानता इस बात में थी कि राजनीति में उन्होंने नैतिक मूल्यों का समावेश किया तथा गर्मपंथियों के प्रतिरोध के बावजूद बड़े धैर्य और संयम के साथ संवैधानिक मार्ग का अनुसरण किया।
उनकी संसदीय क्षमताओं के संबंध में लॉर्ड कर्जन का कथन है कि मैंने किसी राष्ट्र का ऐसा कोई भी और व्यक्ति नहीं देखा जिसे उनसे अधिक संसदीय क्षमताएं स्वभावतः प्राप्त हों। गोखले विश्व की किसी भी संसद, यहां तक कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर सकते थे। वे क्रमिक सुधारों तथा संवैधानिक साधनों पर ही बल देते थे। उनका जीवन आत्मत्याग, बलिदान एवं सेवा भाव आदि चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण था। वे उच्च कोटि के कूटनीति थे। उनके राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में योगदान का संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, राजनीतिक क्षेत्र में इनका विवेचन। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र। तीसरा हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र में इनका विवेचन। और अब चलते हैं चौथा चैप्टर पर, यानी चौथी यूनिट पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजनीतिक विचार इनके देखेंगे। नेहरू के चिंतन और व्यवहार को प्रभावित करने में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका महात्मा गांधी की रही। पंडित नेहरू के विचारों पर बेंथम, मिल, ग्रीन, मार्क्स, लेनिन और आदि पाश्चात्य विचारकों के विचारों की भी प्रभाव पड़ा, जो नेहरू की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। डॉक्टर पीवी वर्मा का मत है कि हम उन्हें एक समाजवादी आदर्शवादी कह सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति की भावनाओं के लिए लोकतंत्रीय दृष्टिकोण में आस्था रखता हो। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके विचार में लोकतंत्र, समाजवाद, मानव स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद आदि का अद्भुत समन्वय दृष्टिगोचर होता है। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा विकासवादी सिद्धांत के समर्थक, लोकतंत्र पर विचार, समाजवाद पर विचार। तो नेहरू को समाजवाद के आदर्श और व्यवहार ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। नेहरू के चिंतन पर मार्क्सवादी लेनिनवादी का व्यापक प्रभाव पड़ा। सन 1917 में रूस में संपन्न हुई साम्यवादी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने वहां की साम्यवादी व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु अनेक बार सोवियत संघ की यात्रा भी की। इसी प्रकार समाजवाद के संबंध में उनके अनुभव पर आधारित विचार हैं। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक समाजवाद का सिद्धांत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अगला यूनिट हो जाएगी हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी चिंतन राष्ट्र प्रेम तथा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित था। उनके विचार मार्क्स तथा गांधी के विचारों से भिन्न थे। उनके दर्शन में एक विचित्र प्रकार की मौलिकता की स्पष्टता झलक दिखाई देती है। वे भारत के पिछड़े वर्गों की समस्याओं से पूर्णतः परिचित थे। उन्होंने उनके उत्पीड़न तथा शोषण के प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। अतः उनके सामाजिक चिंतन में वर्ण विहीन, जाति विहीन तथा शोषण विहीन समाज की स्थापना पर बल दिया गया, जो सामान्यतः स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवादी चिंतन व्यवहारिकता या व्यवहारवाद पर आधारित है। डॉक्टर लोहिया समाजवाद के दर्शन की अपेक्षा उसके व्यवहारिक स्वरूप को अधिक महत्व देते थे। उनके समाजवादी चिंतन को निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको देखते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरित, आप इसको एक बार पढ़ लें। क्रांतिकारी दृष्टिकोण पर बल, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं का अंत, विशेषाधिकार एवं वर्गों का अंत, मार्क्सवादी का परिकर्ष रूप, आय समता को लागू करने पर बल। तो इसको देख लें एक बार कि लोहिया का यह विचार था कि आय समता को सुनिश्चित करने के लिए आय को 1:10 के अनुपात में सुनिश्चित किया जाए तथा शोषण रहित मूल्य नीति का निर्धारण किया जाए। इस प्रकार से उनका तात्पर्य यह था कि एक ओर गरीबी, दरिद्रता तथा दूसरी ओर असीमित अमीरी संपन्नता के भेदभाव को आय तथा व्यय की सीमाओं पर
अंकुश लगाकर समाप्त किया जाए। आप जिसको साथियों मैं करा रहा हूं, आप इसको एक बार देखकर जरूर जाएं। अगला है आपका गांधीवादी, इसको देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के सारण, अब सीवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये बड़े मेधावी छात्र थे। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआ गांव, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। अल्मोड़ा वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। यह एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे थे। कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहां से बिहार के जिला सारण, अब सिवान के एक गांव जीरादेई में जा बसे। जीरादेई के पास एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ। यहाँ की चूंकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। 25-30 सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव साहब यानी सहाय भी घर पर ही रहकर जमींदारी का कार्य देखते थे। अपने 5 भाई बहनों में से वे सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में सबके प्यारे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके चाचा के चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की भांति ही समझते थे। दादा, पिता और चाचा के लाड़ प्यार में ही राजेंद्र बाबू का पालन पोषण हुआ। दादा और माँ का भी उन पर पूर्ण प्रेम बरसता था। बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते थे, फिर उन्हें सोने ही नहीं देते थे। अतएव माँ भी उन्हें प्रभाती के साथ साथ रामायण, महाभारत की कहानियां और भजन कीर्तन आदि रोजाना सुनाती थी। तो इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं, किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसमें से क्वेश्चन काफी बनेंगे, आप देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एवं धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की आयु में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय ही पीर पार्टी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की आयु में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्हें पटना स्थित टी.के. घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा। उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी, लेकिन वे जल्दी ही जिला स्कूल छपरा चले गए। वहीं 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सन 1902 में उन्होंने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सन 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक LL.M. की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। राजेंद्र बाबू कानून की पढ़ाई यानी कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर, बिहार में किया करते थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA और ML तत्कालीन कानून लॉ की डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। परिश्रमी और कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण होते रहे। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात उन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य सन 1911 में वकालत आरंभ की और 1920 तक कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। आप इनको आगे और पढ़ सकते हैं, ठीक है। सन 1912 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तब वे
तब वे स्वागत कारिणी समिति के प्रधानमंत्री थे। 1920 में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का कोकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत थे, परंतु रुगड़ता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके। सन 1927 में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। आप इनको साथियों एक बार रिवीजन करके जाएं। सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई यानी कि वर्तमान बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार पुनः सन 1939 में संभाला। तो भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने सन 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे इनको आप पढ़ सकते हैं। विनोबा भावे, इनका जीवन परिचय देखेंगे विनोबा भावे का। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1995 विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 के दिन महाराष्ट्र के कोलकाता जिले के गगोदे ग्राम में हुआ। इनका जन्म का नाम विनायक भावे था, किंतु गांधी जी ने इन्हें विनोबा भावे नाम दिया तथा बाबा शब्द का मिश्रित रूप था। सन 1903 में बड़ौद गए, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। गणित उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। बाल्यकाल में ही कठोर जीवन बिताते थे, यहाँ तक कि चटाई पर सोते थे तथा तकिया भी नहीं लगाते थे। सन 1913 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 में गांधी जी के संपर्क में आए और यहीं से उनका जीवन के अमूल चूक परिवर्तन दिखाई देते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन में न तो नौकरी करेंगे और न ही किसी व्यापार धंधे में पड़ेंगे। आध्यात्मिक साधना उनका प्रमुख लक्ष्य होगा। देखते ही देखते उन्होंने अपने सभी प्रमाण पत्रों को जला दिया और महत्वाकांक्षी जीवन में विमुख हो गए। विनोबा ने स्वाध्याय से जो कुछ सीखा वह उनके जीवन की अमूल्य निधि है। उपनिषदों, स्मृतियों तथा योग दर्शन का उनका ज्ञान उन्हें संतों की श्रेणी में ला खड़ा करता है। 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। गीता, प्रवचन तथा बहुचर्चित पुस्तक, इस पुस्तक के 18 भारतीय और 4 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। विभिन्न भाषाओं में उसके लगभग 165 संस्करण निकलते हैं और उनकी 15.5 लाख से अधिक प्रवृत्तियां छपी जा चुकी हैं। 15 नवंबर 1982 को अपना पार्थिव शरीर त्याग कर विनोबा ने मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त की। आप इनके आगे देखते हैं। विनोबा भावे के आध्यात्मिक विचार देख सकते हैं। विनोबा भावे के सर्वोदय विषयक राजनीतिक विचार। आगे देखेंगे जेवी कृपलानी। तो जीवट राम भगवान दास कृपलानी, 11 नवंबर 1888 से 19 मार्च 1982 भारत के स्वतंत्र संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। उन्होंने सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत की आज़ादी मिली जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल के बाद सबसे अधिक मत उनको ही मिले थे। गांधी
जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। कृपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कृपलानी गांधीवादी दर्शन के एक प्रमुख व्याख्याता थे और उन्होंने इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी। तो साथियों, ये जो थ्योरी है आप इसको एक बार जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही मेन पॉइंट हैं। ठीक है, तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। अगला हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भकुर नामक ग्राम में उस ब्राह्मण कुल में हुआ था जिसने इसके पूर्व भी अनेक देशभक्त महापुरुषों को जन्म दिया। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब, प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, प्रख्यात चापेकर, बंधु महादेव, गोविंद रानाडे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वतंत्रता की कीर्ति पताका फहराने का संकल्प लिया था, इसी कुल में जन्म लिया। सावरकर जी जनसाधारण को भी सैन्य शिक्षा प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। 15 अप्रैल 1938 को मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं जितने उच्च स्तर से बोल सकता हूं, उतने ही उच्च स्वर से यह कहता हूं कि भारत की वर्तमान आवश्यकता अथवा समय की पुकार कहती है कि इस समय हमें साहित्यकारों की नहीं, सैनिकों की आवश्यकता है। तो साथियों, यदि मैं इसे और पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। एक बार रिवीजन कर लें ओरली, और आपने अब तक जो भी पढ़ाई की है बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को एक बार देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1861 में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उनके 7 भाई बहन थे। 1884 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय कानून के छात्र बने और 1886 में कानून की परीक्षा पास करने के बाद कांग्रेस के संपर्क में आए। उन्होंने महामना की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस से संपर्क, आप इसको एक बार पढ़कर जरूर जाएं। तो साथियों, यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें। इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है। आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको आप पढ़कर जाएं, और पढ़कर आपको जाननी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जम्मू कश्मीर और धारा 370, जम्मू कश्मीर और धारा 370 इसको देखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग दर्जा दिया जाने के घोर विरोधी थे और चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह माना जाए। ये जम्मू कश्मीर के अलग झंडे, अलग निशान और अलग संविधान के विरोधी थे। इनको ये बात भी अनुचित लगती थी कि वहाँ का मुख्यमंत्री वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री कहलाता था। इन्होंने देश की संसद में धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की। अगस्त 1952 में इन्होंने बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश की घोषणा की और इससे पूरा करने के लिए सन 1953 में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया और 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई। आगे तो साथियों, यहीं तक। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दी है, तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, और आपकी अच्छे से तैयारी हो गई होगी। आप महामैराथन वाली क्लास को एक बार देख लें। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।